नमस्कार दर्शकों, बुक्स आवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जो चिकित्सा जगत की सीमाओं से परे जाकर हमें इंसान के दिमाग के रहस्यों में झांकने का अवसर देती है। यह किताब केवल बीमारियों की बात नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि मानसिक असामान्यता के पीछे भी एक इंसान होता है, उसकी एक दुनिया होती है, उसके जज्बात होते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ओलिवर सैक्स द्वारा लिखित उस मशहूर पुस्तक की जिसका नाम है द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट। अगर आप जीवन की उलझनों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि दिमाग की एक हल्की सी उलझन कैसे पूरी दुनिया को बदल सकती है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप सच्चे ज्ञान के साधक हैं और इस प्रकार की किताबें आपको पसंद हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, बुक्स आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ज्ञान ही शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखी यात्रा, जहां हम मिलेंगे उन लोगों से जिनका दिमाग अलग था और दिल उतना ही गहरा और जटिल जितना किसी और का। भाग एक, पहचान की गलती, एक विचित्र शुरुआत। वह एक सामान्य दिन था जब डॉक्टर सैक्स से मिलने एक अजीब मरीज आया। वह संगीत का प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा और व्यवहार में कोई विशेष गड़बड़ नहीं दिखाई देती थी। लेकिन जब वह क्लिनिक से निकलने लगा तो उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखने लगा। डॉक्टर सैक्स हैरान रह गए। वह अपनी पत्नी के सिर को टोपी समझ रहा था। उसने वास्तव में अपनी पत्नी को टोपी समझकर अपने सिर पर रखने की कोशिश की थी। यहीं से शुरुआत होती है उस यात्रा की जो हमें इंसानी मस्तिष्क के अनजाने कोनों में ले जाती है। डॉक्टर सैक्स ने पाया कि उस व्यक्ति को विजुअल एग्नोसिया नाम की समस्या थी। वह देख सकता था, लेकिन जो देखता था उसे पहचान नहीं सकता था। चेहरा, वस्तुएं, जगहें, सब कुछ उसकी नजरों के सामने होते हुए भी वह उन्हें नाम नहीं दे सकता था। डॉक्टर सैक्स ने जब उससे पूछा कि यह क्या है और एक गुलाब का फूल दिखाया, तो उसने जवाब दिया, यह एक लंबी डंडी है जिसके एक सिरे पर लाल रंग का जटिल आकृति है। शायद एक तरह की सजावटी वस्तु होगी, पर वह नहीं कह पाया कि यह गुलाब है। इस केस ने डॉक्टर सैक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम वही हैं जो हम देखते हैं या जो पहचानते हैं? जब नजर और समझ के बीच की डोर टूट जाती है तो इंसान क्या महसूस करता है? इस प्रोफेसर के लिए जीवन अब केवल संरचनात्मक चीजों का संग्रह बन गया था। आकार, आकृति, पहचान, अनुभव, ये सब उसके लिए गायब हो चुके थे। और फिर भी वह संगीत बजा सकता था। वह संगीत की धुनों को पहचानता था, जटिल रागों को पकड़ सकता था, एक सुर में गलती होने पर फौरन बता सकता था। डॉक्टर सैक्स ने महसूस किया कि वह आदमी दुनिया को आंखों से नहीं, कानों से समझता था। यह पहला केस एक दरवाजा था जिसके पार डॉक्टर सैक्स ने कई और अद्भुत, विचित्र और भावुक कहानियों की दुनिया देखी। उन कहानियों की जो बीमारी नहीं बल्कि इंसानी असाधारणता की मिसाल थी। भाग 2, याददाश्त की भूल भुलैया। एक और केस था मिस्टर जे नाम के एक बुजुर्ग का। वह हर किसी से मिलता और कहता, बहुत अच्छा, मुझे आपका चेहरा याद है, हम शायद कहीं मिले हैं। लेकिन उसकी स्मृति 1945 के बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। वह अभी भी मानता था कि ट्रूमैन राष्ट्रपति हैं और द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ है। डॉक्टर सैक्स ने जब उससे बातचीत की तो महसूस किया कि वह अत्यंत उत्साहित, विनम्र और हंसमुख व्यक्ति था। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता कि आज कौन सा साल है या वह कितने वर्ष के हैं, तो वह जवाब देता, मैं 19 वर्ष का हूं और रेड क्रॉस कैंटीन में काम करता हूं। वास्तव में उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो नई यादें बनाता है क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब वह केवल पुरानी यादों में ही जी सकता था। हर 5 मिनट बाद वह सब भूल जाता। उसका दिमाग एक ऐसे टेप रिकॉर्डर जैसा बन गया था जो हर कुछ मिनट में रिवाइंड हो जाता है। डॉक्टर सैक्स ने सोचा, क्या जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम है या क्या कोई पीछे रहकर भी खुश रह सकता है? मिस्टर जे की दुनिया ठहरी हुई थी, लेकिन उसमें आश्चर्य था, उमंग थी, मिठास थी। वह हर बार नए जैसे अनुभव करता, हर चीज उसे ताजा लगती। यह केस हमें दिखाता है कि स्मृति का टूटना केवल एक चिकित्सकीय स्थिति नहीं है, यह हमारी पहचान को जड़ से हिला सकता है। क्योंकि जो इंसान आज हूं वह तो कल की स्मृतियों से ही बना है। भाग 3, अपना शरीर होते हुए भी पराया लगना। एक महिला डॉक्टर सैक्स के पास आई। वह बाईं तरफ की हर चीज से अनजान थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका आधा शरीर है ही नहीं। न वह अपने बाएं हाथ को महसूस कर सकती थी, न अपने चेहरे के उस हिस्से को। जब डॉक्टर ने उससे दर्पण में खुद को देखने को कहा तो वह कहती, यह कोई और महिला है, यह मैं नहीं हूं।
इस स्थिति को कहा जाता है हेमिस्पेशियल नेग्लेक्ट। मस्तिष्क के दाहिने भाग में क्षति होने से यह होता है और व्यक्ति अपने शरीर और दुनिया के बाएं हिस्से को अनदेखा कर देता है। इस महिला को जब खाना परोसा गया तो वह प्लेट का दाहिना भाग ही खाती रही। बाईं तरफ रखा खाना उसने देखा ही नहीं। उसे याद दिलाया गया, तब उसने कहा, अरे यह तो कोई और की प्लेट लग रही थी। क्या होगा जब आप अपने ही शरीर के एक हिस्से से परिचित न हो। डॉक्टर सैक्स ने उस महिला के चेहरे पर डर देखा जब उसने अपना बायां हाथ अचानक देखा। वह चिल्लाई, यह किसी और का हाथ है, हटाओ इसे मुझसे। डॉक्टर हैरान थे। यह न केवल निग्लेक्ट था बल्कि एलियन लिम्ब सिंड्रोम भी लग रहा था। उसका अपना हाथ उसे किसी और का लग रहा था। ऐसे मामलों में डॉक्टर सैक्स केवल इलाज नहीं करते थे, वे इन व्यक्तियों के साथ समय बिताते थे, उनसे दोस्ती करते थे, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने जाना कि मेडिकल टेक्स्ट बुक से बाहर एक और दुनिया है, पेशेंट की सब्जेक्टिव दुनिया, जो किसी खंडहर जैसे टूट चुकी थी, लेकिन उसमें रहस्य और मानवीय गरिमा थी। भाग 4। जब हाथ अपनी मर्जी से चलने लगे। एक और केस था, एक व्यक्ति का जो शिकायत करता कि उसका बायां हाथ उसकी बात नहीं मानता। वह कहता, मेरा हाथ अपनी मर्जी से काम करता है। कभी वह मेरी शर्ट खोलने लगता है, कभी किसी को थप्पड़ मार देता है। इस स्थिति को एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं। मस्तिष्क के कॉर्पस कॉलोसियम की क्षति की वजह से यह होता है। दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते और एक हाथ स्वतंत्र हो जाता है। वह आदमी अपना दाहिना हाथ शर्ट के बटन लगाता और बायां हाथ खोल देता। कभी वह अपने बाएं हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर बैठा रहता था, जैसे किसी दुश्मन को काबू में रखा हो। एक बार वह चिल्लाया, इस हाथ को बांध दो, यह मेरा नहीं है। यह केवल शारीरिक लक्षण नहीं थे, बल्कि मानसिक पीड़ा भी थी। व्यक्ति को लगता था कि उसका नियंत्रण खो गया है, पर डॉक्टर सैक्स ने उसे समझाया, यह तुम्हारा हाथ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग का हिस्सा जिससे यह जुड़ा था वह संपर्क में नहीं है। उन्होंने इस केस में संगीत का उपयोग किया। जब मरीज को कोई राग सुनाया जाता तो दोनों हाथ एक साथ ताल में बजने लगते। ऐसा लगता जैसे संगीत एक पुल है जो टूटी हुई न्यूरोलॉजिकल पाथवेज को अस्थायी रूप से जोड़ देता है। भाग 5। अवसाद के उस पार की दुनिया। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरी तरह निष्क्रिय था, न बोलता, न चलता, न प्रतिक्रिया देता। वह बस एक कोने में बैठा रहता, जैसे उसमें कोई जीवन नहीं हो। डॉक्टरों ने कहा यह एक अत्यंत गहरा अवसाद है, शायद इरिवर्सिबल है, पर डॉक्टर सैक्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर हम दवा के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर्स को बदलें तो क्या यह व्यक्ति फिर से जाग सकेगा। उन्होंने उस मरीज को एल-डोपा नाम की दवा दी, जो मस्तिष्क में डोपामाइन बढ़ाती है, और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति हिला, कुछ शब्द बोले, फिर बैठा और फिर चलने की कोशिश की। वह रोया, हंसा और फिर चुप हो गया, जैसे वह कई वर्षों की नींद से उठा हो। इस केस ने साबित किया कि न्यूरोलॉजिकल मामलों में भी आशा होती है। जो बेजान दिखता है वह भीतर से उथल-पुथल से भरा हो सकता है। पर इस दवा का असर स्थायी नहीं था। कुछ ही समय में वह फिर उसी अवस्था में चला गया। पर डॉक्टर सैक्स के लिए वह कुछ पल बहुत मूल्यवान थे। वे कहते हैं, किसी के चेहरे पर दोबारा जीवन की हल्की सी रेखा देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। भाग 6। बौद्धिक कमजोरी में छुपी कला। अब एक और अनोखा केस। एक युवक जिसे सब मंदबुद्धि कहते थे। वह जोड़ घटाने नहीं कर सकता था, पढ़ नहीं सकता था, अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख पाता था। लेकिन जब उसे किसी चीज का चित्र बनाने को कहा गया तो उसने इतना सुंदर और जटिल चित्र बनाया कि सब हैरान रह गए। उसने एक चर्च का चित्र बनाया था, जिसमें प्रत्येक ईंट, हर खिड़की की झलक और छत के हर कोने को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया था। डॉक्टर सैक्स ने पाया कि उसमें एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और उसकी कला की पकड़ इतनी गहरी थी कि शायद कोई ट्रेंड आर्टिस्ट भी ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता के पारंपरिक मानक अधूरे हैं। वह युवक वर्बल आईक्यू में कमजोर था, लेकिन विजुअल स्पेशल टैलेंट में एक विलक्षण प्रतिभा था। उसे एक सावांट कहा जा सकता था, जिसमें किसी एक विशेष कौशल में अद्भुत क्षमता होती है। डॉक्टर सैक्स ने उस लड़के को केवल मरीज की तरह नहीं देखा, बल्कि एक कलाकार की तरह सम्मान दिया। उन्होंने उसकी कला को दुनिया के सामने रखा और बताया कि यह भी एक इंटेलिजेंस है, बस इसकी भाषा अलग है। भाग 7। जब समय ठहर जाता है। एक व्यक्ति डॉक्टर सैक्स के पास आया, जिसने कहा कि उसे समय का कोई एहसास नहीं होता। उसने कहा, मुझे लगता है जैसे हर पल अब भी वही है,
जो पहले था। घड़ी की टिक टिक मेरे लिए केवल एक आवाज है, उसमें कोई गति नहीं। मैं दिन और रात नहीं समझ पाता, मेरे लिए सब एक सा है। यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। वह व्यक्ति वास्तव में मस्तिष्क के उस हिस्से को खो चुका था जो टेम्पोरल प्रोसेसिंग करता है। उसके लिए बीते हुए पल और आने वाले पल का कोई मतलब नहीं था। वह केवल वर्तमान में फंसा हुआ था, जैसे जिंदगी एक फ्रेम पर रुक गई हो। डॉक्टर सैक्स ने उसे घड़ी दी जिसमें सेकंड की सुई चलती थी, पर वह देखता रहा। कोई परिवर्तन उसे महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसे संगीत सुनाया जिसमें टेम्पो था, गति थी, और वहीं पहली बार उस व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य झलका। उसने कहा, इस धुन में कुछ बदलता है, कुछ चलता है। मुझे महसूस हुआ। यह छोटी सी प्रतिक्रिया डॉक्टर सैक्स के लिए बहुत बड़ी थी। उन्हें समझ आया कि मस्तिष्क का हर हिस्सा एक यंत्र की तरह है, और यदि किसी हिस्से की धुन बिगड़ जाए तो बाकी धुनों से उसे फिर जोड़ना संभव हो सकता है। भाग 8। जब संवेदना अत्यधिक हो जाए। एक महिला आई जो शिकायत कर रही थी कि उसे दुनिया की हर आवाज, हर रोशनी, हर गंध अत्यधिक तीव्र लगती है। वह कहती, जब कोई बर्तन गिरता है तो मुझे लगता है जैसे विस्फोट हुआ हो। जब कोई पास से चलता है तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आया हो। जब हवा बहती है तो जैसे चाकू चल रहा हो। यह सब हाइपरस्थीसिया के लक्षण थे, जब मस्तिष्क की सेंसरी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है और हर छोटी चीज अत्यधिक लगती है। वह महिला अपने ही कपड़ों की बनावट से परेशान थी। उन्हें बार बार हटाना चाहती थी जैसे वो कांटे हों। डॉक्टर सैक्स ने समझा कि यह न केवल एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है, बल्कि एक सामाजिक कष्ट भी है। वह महिला भीड़ से डरने लगी थी, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसे यह डर रहता था कि कोई उसकी दुनिया में ज्यादा जोर से प्रवेश न कर जाए। एक बार डॉक्टर सैक्स ने उसे संगीत के एक बेहद हल्के टुकड़े को सुनाया, एक धीमी शांत धुन, और वह महिला रो पड़ी। उसने कहा, यह पहली बार है जब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर उतरता है, मुझे डराता नहीं। भाग 9। लगातार बोलते रहना, पर कहे क्या। अब बात एक ऐसे आदमी की जो लगातार बोलता था। वह बिना रुके लगातार वाक्य पर वाक्य बोलता रहता था। सुनने वाले को लगता कि वह बात कर रहा है, लेकिन जब ध्यान से सुना जाए तो उसमें कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। वह शब्दों से खेलता था, एक विचार से दूसरे पर कूदता था, जैसे उसका दिमाग एक ट्रैक पर दौड़ रहा हो पर दिशा नहीं तय है। इस स्थिति को वेर्निके का आभासिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति फ्लुएंट स्पीच देता है लेकिन उसमें अर्थ की कमी होती है। वह व्याकरणिक रूप से सब सही कहता है पर बात का कोई सिरा नहीं होता। डॉक्टर सैक्स जब उसके पास बैठे तो पहले तो वह भी चकरा गए। वह व्यक्ति कहता, हाँ हाँ, तो फिर हम चले गए और वो आसमान में उड़ते हुए एक मछली की तरह तैर रहा था, और फिर मेरा भाई तो वैसे भी एक गणित है। यह सुनकर कोई भी कहेगा यह तो पागलपन है, लेकिन नहीं, यह एक लैंग्वेज सेंटर डैमेज की वजह से होता है, जिसमें व्यक्ति सोचता कुछ है और बाहर कुछ और निकलता है। इस व्यक्ति के साथ काम करते हुए डॉक्टर सैक्स ने चित्रों का सहारा लिया। जब वे एक चित्र दिखाते तो वह आदमी कुछ ठहरता, रुकता और फिर मुस्कुराता। शब्दों से परे उसकी समझ बनी हुई थी। यह केस हमें बताता है कि भाषा हमारी एक शक्ति है, पर जब वह बिखर जाती है तब भी इंसान की भावनाएं, समझ और संवेदना कहीं ना कहीं बची रह जाती है। भाग 10। जुड़वां भाई और गणना का चमत्कार। डॉक्टर सैक्स ने एक बार जुड़वां भाइयों का केस लिया जो मानसिक रूप से मंद बताए जाते थे। वे स्कूल नहीं जा सके, न ही सामान्य बातचीत कर पाते थे। पर जब डॉक्टर ने एक बार जानबूझकर सामने एक बड़ा संख्या बोली, जैसे 157, तो दोनों ने मुस्कुरा कर देखा और बोले, वह एक प्राथमिक संख्या है। डॉक्टर चौंक गए। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी संख्याएं बोलनी शुरू की और दोनों भाई झट से बता देते कि वह संख्याएं प्राइम हैं या नहीं। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को 20 अंकों की संख्याएं बोलते और जवाब में और बड़ी संख्याएं दे देते। बाद में पता चला कि वे संख्या को रंगों और आकारों में महसूस करते थे। उनके लिए हर संख्या एक विशेष स्वरूप में थी। वे जोड़ घटाना नहीं कर सकते थे, लेकिन गणना उनके लिए एक कला थी। यह केस यह दिखाता है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की क्षति के बावजूद अन्य हिस्से अभूतपूर्व तरीके से विकसित हो सकते हैं। ये भाई मंदबुद्धि नहीं थे, वे बस हमारी समझ से अलग बुद्धिमान थे। भाग 11। एक सैनिक और खोई हुई पहचान। एक सैनिक डॉक्टर सैक्स के पास लाया गया। वह शांत था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह कौन है, कहां से आया है, तो वह सिर्फ कंधे उचकाता और कहता, मुझे नहीं पता, पर शायद मैं यहाँ का नहीं हूं। वह युद्ध से लौटा था।
पर उसके दिमाग में बम के विस्फोट के बाद से सब कुछ मिट चुका था। वह अपना नाम, अपना बचपन, अपने माता पिता कुछ नहीं याद रख पाया था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे अच्छा लगता है संगीत सुनना, नीला रंग पसंद है और बरसात में बैठना। डॉक्टर सैक्स ने देखा कि उसकी प्रोसीजरल मेमोरी ठीक थी। वह चम्मच पकड़ सकता था, चल सकता था, कपड़े पहन सकता था, पर एपिसोडिक मेमोरी यानी जीवन की घटनाएं पूरी तरह मिट चुकी थी। सवाल यह उठा, जब किसी व्यक्ति की सभी यादें चली जाती हैं, तब क्या उसकी आत्मा भी बदल जाती है? पर डॉक्टर सैक्स को महसूस हुआ कि वह व्यक्ति भले ही भूतकाल भूल गया हो, पर उसके भीतर की शांति, उसकी पसंद, उसकी संवेदनशीलता वैसी ही थी। यादें मिट सकती हैं, पर व्यक्तित्व का बीज भीतर कहीं बचा रह सकता है। भाग 12। दोहरी दुनिया की कैदी महिला। एक महिला बार बार शिकायत कर रही थी कि उसे सब कुछ दो दो दिखाई देता है। वह कहती थी, जब मैं अपने पति को देखती हूँ तो उसके दो चेहरे होते हैं। खाना खाती हूँ तो दो चम्मच हैं, दो थालियां हैं। कभी तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के दो संस्करण मेरे सामने हैं। डॉक्टर सैक्स ने उसकी जांच की और पाया कि उसे डिप्लोपिया यानी डबल विजन की न्यूरोलॉजिकल स्थिति थी, पर यह केवल आंखों तक सीमित नहीं थी। वह स्पेशल परसेप्शन भी दोहरा महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि एक नहीं, दो जिंदगी उसके सामने चल रही है। इस भ्रम में जीना आसान नहीं था। वह घबरा जाती, दरवाजे से टकरा जाती, किसी एक चेहरे की पहचान नहीं कर पाती। वह कहती, जब मैं शीशे में खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है कोई और भी मेरे पीछे खड़ा है। इस केस ने बताया कि परसेप्शन केवल आंखों की बात नहीं होती, यह मस्तिष्क के गहरे स्तर पर होता है। अगर मस्तिष्क भ्रमित हो जाए तो दुनिया की एकता भी टूट सकती है। डॉक्टर सैक्स ने धीरे धीरे उसे अभ्यास कराना शुरू किया। एक वस्तु पर फोकस करना, आंखें बंद करके महसूस करना और फिर एक आंख से देखना। धीरे धीरे उसकी दोहरी दुनिया एक होने लगी। भाग 13, जो हमेशा दौड़ता ही रहा। एक आदमी डॉक्टर सैक्स के पास आया जो लगातार चलता रहता था। वह रुकता ही नहीं था। उसे नींद नहीं आती थी, बैठने में बेचैनी होती थी। जबरदस्ती बैठाया जाता तो उसका शरीर हिलता रहता। वह कहता, मुझे लगता है जैसे मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है। यह स्थिति थी टूरेट्स सिंड्रोम और डोपामिन हाइपर एक्टिविटी की। उसका बेसल गैंग्लिया जरूरत से ज्यादा सक्रिय था, जो मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। डॉक्टर सैक्स ने उसे दवा दी जिससे वह कुछ समय के लिए शांत हो सका, पर वह व्यक्ति कहता, जब मैं शांत होता हूं तो मैं खुद को खो देता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं नहीं हूं, पर जब मैं चलता हूं, हिलता हूं तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूं। यह बयान डॉक्टर सैक्स को झकझोर गया, क्योंकि यहाँ रोग और पहचान एक हो चुके थे। व्यक्ति अपने लक्षणों में ही अपना अस्तित्व महसूस करता था। इसलिए डॉक्टर सैक्स ने इलाज को बदला। उसे नकारने की बजाय उसकी स्थिति को स्वीकार करते हुए एक रचनात्मक दिशा दी। उसे नृत्य और अभिनय की ओर प्रेरित किया गया और जल्द ही वह व्यक्ति एक लोकल रंगमंच का अभिन्न हिस्सा बन गया। उसने कहा, अब मैं दौड़ता नहीं, मैं प्रस्तुति करता हूं। भाग 14, छूने का भ्रम। एक व्यक्ति को हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उसे छू रहा है। वह कहता, मेरी पीठ पर कोई है, कोई मेरी गर्दन सहला रहा है। कभी लगता है जैसे कोई मेरी बाजू थाम रहा है। डॉक्टरों ने देखा कि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, कोई शारीरिक कारण नहीं था। पर जब एमआरआई की गई तो पाया गया कि उसके पेरिएटल लोब में हल्की सी गड़बड़ी थी। उसका मस्तिष्क स्पर्श का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। ऐसे लोगों को लगता है कि वे किसी और की उपस्थिति में हैं, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। यह भावना कई बार डरावनी हो सकती है, कई बार भावुक भी। डॉक्टर सैक्स ने पाया कि उस व्यक्ति का बचपन में भाई था जो अब नहीं रहा। हो सकता है कि उसका मस्तिष्क उस याद को स्पर्श में बदल रहा हो। यह केस दिखाता है कि मस्तिष्क केवल सोचता ही नहीं, वह भावनाओं को भी रूप देता है, कभी दर्द में, कभी यादों में, कभी एक अदृश्य छुअन में। भाग 15, एक हाथ जो गणित जानता था। अब बात एक लड़के की जो बोल नहीं सकता था, पर जब भी उसे किसी संख्या से जुड़ा चित्र दिया जाता तो वह उसका उत्तर बिना किसी प्रयास के दे देता। अगर कोई उससे कहता यह कितना है और कोई ज्यामितीय आकृति दिखाता तो वह बस मुस्कुराकर अपनी उंगली से संख्या दिखा देता। वह लड़का किसी भी औपचारिक स्कूल में नहीं गया था। उसे शब्द समझ नहीं आते थे, पर संख्या उसकी भाषा थी। डॉक्टर सैक्स ने उसकी तुलना उस पियानिस्ट से की जो गूंगा बहरा था पर संगीत को महसूस करता था। यह केस हमें फिर याद दिलाता है कि बुद्धिमत्ता के परंपरागत मानक अधूरे हैं। मस्तिष्क अपने तरीके से संवाद करता है, कभी भाषा में, कभी चित्र में, कभी ध्वनि में।
भाग 16। वह महिला जो खुद को भूल जाती थी। एक महिला थी जो हर 2-3 मिनट में खुद को भूल जाती थी। वह अपना नाम, अपना पता, अपने रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाती थी। उसे हर बार लगा था कि वह अभी अभी होश में आई है। वह पूछती, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, आप कौन हैं? डॉक्टर सैक्स को लगा कि यह कोई एक्सट्रीम एमनीसिया है, पर जांच में पता चला कि उसका मस्तिष्क हर कुछ मिनटों में रीसेट हो जाता है, जैसे कोई कंप्यूटर बार बार रिबूट हो रहा हो। उसका हिपोकैम्पस, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब वह केवल कुछ मिनटों तक चीजों को याद रख सकती थी। डॉक्टर ने एक डायरी दी जिसमें वह हर नई जानकारी लिखती, लेकिन हर बार यह सोचकर कि यह उसकी पहली प्रविष्टि है। यह जीवन जीना आसान नहीं था, पर फिर भी वह महिला मुस्कुराती रहती थी। वह कहती, मुझे नहीं पता मैंने क्या खोया है, पर जो अब भी है वह खूबसूरत है। यह केस उस कहावत की याद दिलाता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। और डॉक्टर सैक्स मानते हैं कि कभी कभी सीमित स्मृति भी एक विशेष प्रकार की शांति देती है। भाग 17। वह आदमी जो कविता में जीता था, एक मरीज था जिसे जब भी कुछ बोलने को कहा जाता, वह सीधे कविता या छंद में जवाब देता। डॉक्टर पूछते, आपको कैसा लग रहा है? वह कहता, जीवन तो चल रहा है जैसे बहती धारा, हर क्षण में छिपी है कोई प्यारी वंशीधारा। वह व्यक्ति कभी सामान्य बातचीत नहीं करता था, सब कुछ उसे लयबद्ध चाहिए था। जब कोई सीधे शब्दों में बात करता तो वह असहज हो जाता, पर जब कोई उसके साथ कविता में बात करता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। यह न्यूरोलॉजिकल स्थिति रेयर थी। उसके मस्तिष्क में लैंग्वेज सेंटर प्रभावित था, लेकिन रिदमिक और म्यूजिकल सेंटर हाइपर एक्टिव हो गया था, इसलिए वह रैपिड प्रोसिडी में ही संवाद कर पाता था। डॉक्टर सैक्स ने उसकी यह कला को सीमितता नहीं बल्कि विशेषता माना। उन्होंने उसकी भाषा में बात करना शुरू किया। जब डॉक्टर ने पूछा, क्या आज धूप अच्छी है, तो मरीज ने मुस्कुराकर कहा, जब किरणें छूती हैं गालों को, लगता है खुदा ने भेजा हो आलोक को। यह केस हमें सिखाता है कि भाषा के पार भी भाव होते हैं, और कभी कभी लयबद्ध जीवन अधिक सुंदर प्रतीत होता है। भाग 18। समय का पहरेदार बालक। एक छोटा बालक डॉक्टर सैक्स के पास आया, जिसे हर चीज समय से जुड़ी लगती थी। वह कहता, सूरज 12:03 पर मेरे सिर से सीधा दिखता है, 4:15 पर मेरी परछाई 4 फीट लंबी होती है। वह मिनट, सेकंड, घड़ी, कैलेंडर, इन सब का जीवंत नक्शा अपने दिमाग में लेकर चलता था। वह कहता, मेरी माँ ने मुझसे आज 7:15 पर मिलने का समय तय किया था, 5 मिनट पर डांटा था। पिताजी ने कल 2:18 पर आइसक्रीम दी थी। यह बच्चा सैवांट था, पर उसका विशिष्ट क्षेत्र था टाइम। वह किसी भी दिन पूछो तो बता देता वह दिन कौन सा था, क्या खास हुआ था, कितना समय बीता था। डॉक्टर सैक्स ने पाया कि उसका मस्तिष्क एक आंतरिक घड़ी की तरह चलता था, इतना सटीक कि वह एटॉमिक क्लॉक को भी टक्कर दे सकता था। पर इसकी वजह से वह बालक भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया था। वह हर घटना को इतना विश्लेषित करता था कि भावनाओं की जगह केवल गणनाएं रह गई थी। डॉक्टर सैक्स ने उसे चित्रकारी और कविता की ओर मोड़ा, ताकि वह समय की कैद से मुक्त होकर वर्तमान की सुंदरता को महसूस कर सके। भाग 19। जब शरीर के अंग अनचाहे बनने लगे। एक मरीज कहता, डॉक्टर, मेरे पैर का अंगूठा अब मेरा नहीं लगता है जैसे किसी और का हिस्सा जुड़ गया है। जब मैं उसे देखता हूं तो घृणा होती है, डर लगता है। यह महसूस एक असामान्य न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, सोमेटोपैराफ्रेनिया, जब व्यक्ति अपने ही शरीर के किसी हिस्से को पराया मानने लगता है। डॉक्टर सैक्स ने उसे समझाया, यह अंग तुम्हारा है, लेकिन मरीज कहता नहीं, यह मेरे अंदर घुसपैठ कर चुका है। कई बार यह स्थिति स्ट्रोक के बाद होती है, जब दिमाग के एक हिस्से का संपर्क टूट जाता है। व्यक्ति उस हिस्से को पहचानना बंद कर देता है। डॉक्टर ने धीरे धीरे उस व्यक्ति को स्पर्श, गर्मी और संगीत के जरिए उस हिस्से से जोड़ना शुरू किया। जब डॉक्टर ने उसका पैर सहलाते हुए कहानियां सुनाई, तो एक दिन उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है यह फिर से मेरा हो गया है। भाग 20। बंद आंखों से देखना। एक अंधा व्यक्ति था जिसने कभी कुछ नहीं देखा था, पर जब उससे पूछा गया, सपनों में क्या देखते हो, तो उसने जवाब दिया, मैं देखता हूं आवाजों के रंग, छुअन की आकृतियां और हवाओं की दिशा। डॉक्टर सैक्स हैरान थे। वह व्यक्ति कहता, जब कोई झरना बहता है तो मैं उसकी आवाज में सफेदी महसूस करता हूं। जब कोई तेज हवा चलती है तो वह नीला लगता है। यह सिनेस्थीसिया का एक दुर्लभ रूप था, जब सेंसेस एक दूसरे में मिल जाते हैं। उसके लिए दुनिया एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस थी, बिना आंखों के वह महसूस करता था।
और हर एहसास का रंग, स्पर्श और रूप था। डॉक्टर सैक्स कहते हैं यह व्यक्ति अंधा नहीं था, यह देखता था अपने ही अंदाज में। भाग 21, जब आत्मा भूल जाए कि वह कौन है। एक महिला डॉक्टर सैक्स के पास लाई गई, जिसे किसी भी दर्पण में खुद को देखकर झटका लगता था। वह चिल्लाती, यह मैं नहीं हूं, कौन है यह औरत? वह कहती, मेरी आवाज किसी और की है, मेरा चेहरा किसी और का है। यह स्थिति थी डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन की। जब व्यक्ति अपने ही अस्तित्व से अलग महसूस करता है, उसे लगता है कि वह एक पात्र है, एक नाटक देख रही है जिसमें वह बस मौजूद है, जीवित नहीं। डॉक्टर सैक्स ने जब उसके साथ समय बिताया तो पाया कि उसके बचपन में गहरे इमोशनल ट्रॉमा थे। शायद उसका मस्तिष्क अब आत्मरक्षा में इस डिस्कनेक्ट का सहारा ले रहा था। धीरे धीरे उसे वापस वर्तमान में लाने के लिए डॉक्टर ने उसे ग्राउंडिंग टेक्निक्स सिखाई, जैसे मिट्टी छूना, संगीत सुनना, पुराने चित्रों को देखना। एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, अब जब मैं खुद को देखती हूं तो थोड़ा डर तो लगता है, पर लगता है मैं हूं। शायद मैं बदल गई हूं, लेकिन अब मुझे अपने बदलने से डर नहीं लगता। भाग 22, जब भूलना ही वरदान बन जाए। एक वृद्ध महिला थी जिसे हर दिन सुबह लगता कि यह जीवन का पहला दिन है। वह पूछती, क्या मैं यहाँ पहले भी रही हूँ? हर दिन वह नए कपड़े पहनकर खुशी से कहती, आज कुछ अच्छा होने वाला है। उसकी बेटी दुखी थी कि माँ अब उसे नहीं पहचानती, पर डॉक्टर सैक्स ने कहा, शायद यह सबसे सौम्य डिमेंशिया है जो मैंने देखा है, क्योंकि वह महिला कभी नाराज नहीं होती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। हर छोटी चीज उसे विस्मय से भर देती थी, एक फूल, एक कप चाय, किसी बच्चे की मुस्कान। जब डॉक्टर ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं होता कि आप कल भूल जाती हैं? तो उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि हर दिन मेरे लिए नया है और मैं हर दिन को वैसे ही जीती हूँ जैसे कोई बच्चा पहली बार कुछ देखता है। यह केस हमें सिखाता है कि कभी कभी सीमाएं भी एक वरदान हो सकती हैं, जीवन का एक भोला, ताजा रूप सामने ला सकती हैं। भाग 23, जब भूल ना पाए कोई एक पल। अब अंत में बात करते हैं उस व्यक्ति की जो कहता था, मुझे सब याद है, जो मैंने 2 साल पहले दोपहर 2:10 पर खाया था, वह भी, जो शब्द आपने मुझे पिछले हफ्ते बोले थे, वे भी। उसकी स्मृति इतनी तीव्र थी कि वह एक ह्यूमन रिकॉर्ड बन गया था, पर यह वरदान नहीं था। वह कहता था, मैं भूलना चाहता हूं, क्योंकि जब किसी ने कभी अपमान किया तो वह मुझे हमेशा याद रहता है। कोई मृत्यु, कोई भय, कोई गलती, सब कुछ हर पल मेरे साथ रहता है। यह केस था हाइपरथेमेसिया का, जब व्यक्ति सब कुछ याद रखता है। डॉक्टर सैक्स ने पहली बार महसूस किया कि भूलना भी एक मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। यदि हम हर भाव को पकड़कर बैठें तो आगे बढ़ नहीं सकते। एक दिन उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ईर्ष्या होती है उन लोगों से जो पुराने घाव भूल जाते हैं, क्योंकि मैं हर दिन उन्हें फिर से जीता हूं। तो दोस्तों, डॉक्टर सैक्स की यह किताब कोई आम चिकित्सा पुस्तक नहीं थी। यह एक इंसानी यात्रा थी जिसमें बीमारियां नहीं, इंसान थे। उनकी दुनिया, उनका दर्द, उनकी कला और उनका आत्मसम्मान। हर केस स्टडी हमें यह सिखाती है कि दिमाग केवल सोचने की मशीन नहीं है, वह एक अनुभव, एक इंसान की पहचान उसकी क्षमताओं में नहीं, उसकी संवेदनाओं में छिपी होती है। डॉक्टर सैक्स ने हमें सिखाया कि हम चाहे कितने भी असामान्य क्यों न लगें, हमारे भीतर एक ऐसी रोशनी होती है जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है, और कभी कभी वही असामान्यता हमें इंसान बनाती है। मस्तिष्क कितना रहस्यमयी है और एक इंसान की कहानी कितनी गहराई लिए होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। बुकसार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनमोल पुस्तकों को जीवंत बना सकें। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद। हर दिन पढ़िए कुछ नया और सोचिए कुछ अलग। नमस्कार।